हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं आपका यहाँ पर एक और यूनिट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आपके डिज़ाइन ऑफ बीम की। डिज़ाइन ऑफ बीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर 1 बाय 1 कवर किया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो 80 to 90 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 80 to 90 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कम से कम 4 से 5 पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो एसएससी जेई 2005 के अंदर पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट। किसकी बात कर रहा हो? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम टू इंश्योर द लेटरल स्टेबिलिटी। क्या करना है आपको? टू इंश्योर करना है लेटरल स्टेबिलिटी, और उस केस में आपको बताना है उसका क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रिस्ट्रेंट। क्लियर है? स्टेबिलिटी शुड नॉट बी एक्सीड, वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं लेटरल स्टेबिलिटी की, तो जो लेटरल स्टेबिलिटी जो इंश्योर की जाती है वो की जाती है आपके स्लेंडरनेस लिमिट से। क्लियर है? तो यहीं से हम पॉइंट्स बनाने शुरू करेंगे ताकि आपका सारे कंसेप्ट क्या रहे सर यहाँ पे ओके रह जाए। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि टू इंश्योर दी लेटरल स्टेबिलिटी। अगर आप लेटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं किसकी सर? चाहे किसी भी बीम्स की हो। आज तो हम बात कर रहे हैं आपके सर किसकी? सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस बीम की। तो उस केस में हम क्या करते हैं सर? आपके स्लेंडरनेस लिमिट को चेक करते हैं। क्या करते हैं सर? स्लेंडरनेस लिमिट को चेक करते हैं। स्लेंडरनेस लिमिट को चेक करते हैं। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको क्या करना है, लेटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे सर? स्लेंडरनेस लिमिट को चेक करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे बात की जाती है सर आपके डिफरेंट टाइप्स के बीम की। जैसे अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ, किसकी बात कर लेते हैं हम? इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड की बात कर लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर लेते हैं, या फिर हम किसकी बात कर लेते हैं? आपकी कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। इसकी सर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, बीम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्लियर है? तो इस कंडीशंस में मेरा क्या होना चाहिए सर? आपका द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल डिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए आपके पास? वो होना चाहिए सर कि जो आपका L1 नाम दे देता हूं मैं, कि जो L1 है सर यहाँ पर L1 मैंने किसको नाम दिया सर? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रिस्ट्रेंट को। वो किससे कम नहीं होना चाहिए सर आपके पास, या शुड नॉट बी मोर देन वो 60 बी। बी क्या है आपके पास? विड्थ हो गया है आपका कंप्रेशन फ्लेंज का। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर नेक्स्ट इसका कोडल, तो शुड नॉट बी मोर देन आपका किससे नहीं होना चाहिए सर? ये 250 बी स्क्वायर बाई डी। अब डी क्या है हमारे पास? डेप्थ है, बी आपका विड्थ है। क्लियर है? इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए मतलब क्या है? विच एवर इज लेस। इन दोनों का क्या होना चाहिए आपका सर? विच एवर इज लेस होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मिनिमम देखना है आपको। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम सर? यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो यही तो क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो उस कंडीशन में हमने स्लेंडरनेस लिमिट चेक किया, तो आपका 60 बी स्क्वायर नहीं, 60 बी स्क्वायर तो नहीं होगा। ठीक है? तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सर आपका? गलत हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सर 60 बी और 250 डी स्क्वायर, नहीं डी स्क्वायर भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया सर आपका? एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 60 बी और 250 डी स्क्वायर नहीं होगा भाई। किसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम? बी का, यानी कि आप उसके विड्थ का करेंगे। तो डी बोल रहा है 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? डी इसका राइट आंसर हो गया है। नो डाउट आज तो आपसे क्वेश्चन पूछा है किसका सर? सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस बीम का। कल को हो सकता है आपसे क्या पूछ सकता है? कैंटिलीवर का भी पूछ सकता है। तो कैंटिलीवर का देखते हैं। ठीक है? ये आपका पहला केस था। सेकेंड केस हम किसकी बात कर लेते हैं? इन केस ऑफ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम की बात कर लेते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होगा? जो आपका क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रिस्ट्रेंट होगा वो आपका सर
उसको याद करने के तरीके देखिएगा। यहाँ पे सर आपका क्या है 60b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 25b। तो हम ये लिख देते हैं सर शुड नॉट एक्सीड आपका 25b, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और दूसरा है सर शुड नॉट बी मोर देन आपका 100b स्क्वायर बाई डी। इन दोनों का क्या रहेगा सर आपके पास विच एवर इज लेस। क्या बोल देंगे हम विच एवर इज लेस, या हम बोल देते हैं इन दोनों का मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। हो सकता है नेक्स्ट समय जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे वहां पर कैंटिलीवर बीम के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास वो क्या हो गया है सर डी, इसका राइट आंसर हो गया है। और अब तक ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि अगर आपको किसी भी बीम की लेटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है तो वहां पे हम किसका चेक लगाते हैं, तो वहां पे सर हम उसके स्लेंडरनेस लिमिट का चेक लगाते हैं। क्लियर है? ये स्लेंडरनेस लिमिट का चेक है जो आपको मैंने बताया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, इन ए डबली रेनफोर्स सेक्शन द टोटल रेनफोर्स परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट बी एक्सीड। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, वो डबल रेनफोर्स सेक्शन की बात कर रहा है। तो हमारे पास मेनली दो टाइप के सेक्शन होते हैं सर, कौन कौन से, एक तो मेरे पास सिंगली रेनफोर्स सेक्शन होता है और दूसरा सर मेरे पास होता है डबली रेनफोर्स सेक्शन। कुछ इसी तरह से हम बात करते हैं। यस सर, अगर मैं इन दोनों ही सेक्शंस को क्या करना चाहता हूँ, दो एक्सिस में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो उस एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, तो उसको नाम देते हैं आप सर न्यूट्रल एक्सिस नाम देते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है दो एक्सिस में। अब यहाँ पे क्या है, इस न्यूट्रल एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शंस की बात की जा रही है हम। ठीक है, तो ये मेरे पास ये दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस है, ये भी आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के अबव का पोर्शन सर यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे सर मेरे पास टेंशन है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ सिंगली रेनफोर्स बीम की, तो सिंगली हो चाहे डबली हो, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये होना चाहिए कि आप सर अपना स्टील वहां पे प्रोवाइड करेंगे जहां पे टेंशन डेवलप्ड हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंगली रेनफोर्स बीम की, तो सिंगली रेनफोर्स बीम में आपका टेंशन कहां पे डेवलप्ड हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो डेवलप्ड हो रहा है। जब न्यूट्रल एक्सिस के बिलो डेवलप्ड हो रहा है तो वहां पे आप क्या करेंगे सर, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? बट जब हम डबली रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो डबली रेनफोर्समेंट सर हम टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों साइड क्या करते हैं, आपका स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बार्स प्रोवाइड कर दी है और यहाँ पे मैंने सर इसकी 2 बार्स प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ इसका लाइन ऑफ एक्शंस, तो इसका लाइन ऑफ एक्शंस कुछ ही आ गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सीजी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। क्या बोलेंगे सर इसको, सीजी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी डायमेंशंस की, तो इसका क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ होगा। यस सर, तो ओवरऑल डेप्थ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर, डी से रिप्रेजेंट करूंगा। बट हम इसकी किसकी रिस्पेक्ट में बात करते हैं सर, इसके इफेक्टिव डेप्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो भी हम देखेंगे, पहले हम इसका इफेक्टिव विड्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये विड्थ है, तो इसका भी सर इफेक्टिव विड्थ भी होगा और इसका भी सर आपके पास ओवरऑल डेप्थ भी होगा। तो ये मेरे पास इसका ओवरऑल डेप्थ हो गया है और ये सर इसका इफेक्टिव विड्थ हो गया है। ठीक है, विड्थ हो गया, नॉट इफेक्टिव। ये मेरे पास ओवरऑल डेप्थ हो गया है। तो अगर हम बात करेंगे सर इसके इफेक्टिव, किसकी सर, इफेक्टिव डेप्थ की, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन आपके कंप्रेशन एज से लेकर सीजी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे आपका इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका कंप्रेशन एज से लेकर सीजी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर, आपका इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, दिस डिस्टेंस सीजी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट टू दी आपका टेंशन एज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कवर, जिसको मैं डी डैश बोलता हूं। तो यहाँ पे भी मैं ये इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया सर, डी डैश। बट जब हम बात करते हैं डबली रेनफोर्समेंट की, तो डबली रेनफोर्समेंट में आप एज वेल एज टेंशन और कंप्रेशन दोनों पे क्या प्रोवाइड करते हैं सर, आपका इफेक्टिव कवर प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम कंप्रेशन का क्या कर लेते हैं सर, आपका सीजी मार्क कर लेते हैं। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर इसका भी इफेक्टिव डेप्थ क्या हम इसके सीजी से देखेंगे, नहीं, कंप्रेशन एज के आउटर एज से लेके उसके सीजी ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट ही हम काउंट करेंगे। क्लियर है? तो इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी मेरे पास क्या हो गया है, इफेक्टिव कवर, दैट इज डी डैश हो गया है। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस की आपके पास किसकी सर, सिंगली रेनफोर्स्ड की। किसकी बात की सर हमने, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की। और यहाँ पे हम बात क्या है सर, आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन का। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सर सिंगली रेनफोर्समेंट की, तो सिंगली रेनफोर्समेंट में सिर्फ आप टेंशन कहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया है, टेंशन साइड में प्रोवाइड किया है।
तो हम लिख सकते हैं सर जो आपने स्टील प्रोवाइड किया है वो आपने ओनली टेंशन साइड प्रोवाइड किया है। कहाँ किया है सर? आपने टेंशन साइड प्रोवाइड किया है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं सर किसकी, आपके डब्ली की, तो जो सर यहाँ पे हमने स्टील प्रोवाइड किया है वो हमने टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों जगह प्रोवाइड किया है। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर आपने टेंशन में भी प्रोवाइड किया है और सर आपने वहां पे कंप्रेशंस के अंदर भी प्रोवाइड किया है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पे टेंशन में हम कितना प्रोवाइड देंगे और डब्ली के कंप्रेशन और टेंशन में कितना देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट, जब हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की, तो जो मैक्सिमम AST रहेगा आपके पास वो कितना रहेगा? मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, वो कितना रहेगा सर आपके पास? वो रहेगा सर आपके पास, क्योंकि एक ही साइड प्रोवाइड किया है टेंशन साइड, तो रहेगा सर आपके पास 4% ऑफ ग्रॉस एरिया रहेगा, ठीक है। तो 4% को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 4/100 लिख सकता हूं। ग्रॉस एरिया को सर मैं B/D लिख सकता हूं। देखिएगा ग्रॉस की जब बात की जाएगी तो ओवरऑल डेप्थ के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे सर हम, तो इसको लिख सकता हूं 0.04 BD हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ तो उसने टोटल पूछा और डबली का पूछा, यहाँ तो हमने बात की सर इसे किसकी? सिंगली की। अब हम डबली की बात करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन, इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे सर? देखिएगा इनमें दो केसेस आता है, एक टेंशन आता है और एक आपका कंप्रेशन आता है। फर्स्ट केस, पहला केस आ गया सर टेंशन में भी हम प्रोवाइड करते हैं और सर यहाँ पे हम कंप्रेशन में भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो टेंशन में हम प्रोवाइड करते हो कितना करते हैं सर वो भी देखिएगा, और कंप्रेशन में हम प्रोवाइड करते हो कितना करते हैं। टेंशन में भी सर 4% रहेगा और कंप्रेशन में भी 4% रहेगा, तो हम लिख सकते हैं सर 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। यहाँ पे भी हो गया कंप्रेशन में सर 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। ऑफ ग्रॉस एरिया पूरा लिख देते हैं, ऑफ ग्रॉस एरिया को मैं AG लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.04 BD लिख सकता हूँ, यस सर। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0.04 BD। ओवरऑल डेप्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ। तो थर्ड आ गया आपके पास टोटल रेनफोर्समेंट निकालना है आपको डबली रेनफोर्समेंट में। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 4% आपने टेंशन में किया है, 4% आपने टेंशन में किया है और आपने 4% आपने कंप्रेशन में किया है, ठीक है, ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपके पास? 8% ऑफ ग्रॉस एरिया हो जाएगा। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं सर? 0.08 BD लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। तो कितना करते हैं सर आपका? शुड नॉट बी एक्सीड, सर वो 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए कि सिंगली क्या होता है सर, डबली क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। क्लियर है? और उसके बाद हमने देखा कि सिंगली रेनफोर्स में मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होता है और डबली में कितना होता है। टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 8% ऑफ द ग्रॉस एरिया आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर ए डीप बीम। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? आपके पास एक डीप बीम की बात की जा रही है, ठीक है। डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। तो सबसे पहले अगर आपको डीप बीम को पहचानना है तो आप उसके डायमेंशंस के कॉरस्पॉन्डिंग पहचान सकते हैं। अगर मैं डीप बीम की बात करता हूं तो डीप बीम की डेप्थ क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर उसकी किसकी सर? लेंथ से। तो सपोज करो मेरे पास ये डीप बीम है, डीप बीम एज ए सिंपली सपोर्टेड डीप बीम है और यहाँ पे ये आप लगा सकते हैं कि एक एंड से सर मैं हिंज कर देता हूँ इसको और दूसरी एंड से सर मैंने इसको रोलर कर दिया है। क्लियर है? यस सर। ये हो गया सर, इसकी डेप्थ हो गई है, ये सर इसकी डेप्थ हो गई है और ये सर मेरे पास क्या हो गया सर? इसकी लेंथ हो गई। हालांकि आपको लेंथ ज्यादा दिखाई दे रही होगी बट नहीं, जब हम डीप बीम की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, किसकी बात कर रहे हैं मैं? अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस।
तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस क्या होता है आपका डीप बीम? सर ये होता है कि जो डेप्थ होती है वो सर मोर देन इट्स लेंथ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? इसका डीप बीम रहता है। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया आता है वो आता है इसका एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, ये तो इसका पहला है सर, हमने अकॉर्डिंग टू डायमेंशन किया। दूसरा आता है एस्पेक्ट रेशो के आधार पर, एस्पेक्ट रेशो के आधार पे भी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये क्या होगा सर आपके पास? तो ये होगा सर एल इफेक्टिव बाई ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ को मैं क्या नाम दे रहा हूं? डी। इफेक्टिव डेप्थ नहीं, ओवरऑल डेप्थ। अगर सर आपका लेस देन 2.0 होगा तो क्या होगा? और अगर सर हमारा एल इफेक्टिव बाई ओवरऑल डेप्थ अगर लेस देन 2.5 होगा तो क्या होगा? क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं एल इफेक्टिव बाई डी, अगर लेस देन 2 होगा तो उसको हम सर सिंपली सपोर्टेड नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर? सिंपली सपोर्टेड डीप बीम नाम देंगे। ठीक है, ये बात आप बता सकते हैं। क्लियर है? बट अगर वैल्यू आपकी क्या हो सर? लेस देन 2.5 हो तो उसको सर हम एज ए क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस बीम बोल सकते हैं। कौन सा सर? कॉन्टिन्यूअस डीप बीम। क्लियर है? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो यही तो पूछा है आपसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसीडर ए डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। ये किसकी बात कर रहा है? एस्पेक्ट रेशियो के आधार पे। तो कितना होगा? लेस देन 2 होगा या 2.5? अगर सिंपली सपोर्टेड है सर तो 2 होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेस देन 2.5 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया है सर? डी हो गया है। क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, जो एग्जामिनर में काफी बारी पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं डीप बीम की पहली एजम्पशंस, इससे पहले जब हमने सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स की एजम्पशंस को कवर करते हैं तो वहां पे हम एक चीज नोट करते हैं कि जब हम बात करते हैं सिंगली और डबली का, तो पहली एजम्पशंस क्या बोलती है कि जो आपका प्लेन सेक्शन रहना चाहिए वो आपका प्लेन रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बट दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड फॉर डीप बीम, क्योंकि डीप बीम में ऐसा नहीं होता है कि जो आपका प्लेन सेक्शन रहता है बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग आपका सेम नहीं रहता डियर। अब जब सेम नहीं रहता तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई देता है। मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कंसेप्ट समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से आपके पास इस तरह से बनता है, इस तरह से आपके पास ये बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं डीप बीम में क्या होता है, पहली एजम्पशंस अगर मैं इसकी बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू एजम्पशंस द प्लेन सेक्शन remains plane before and after bending, before and after bending। क्या बोल रहा है कि एजम्पशंस पढ़ी थी आपने कि जो प्लेन सेक्शन रहता है और रिमेन्स प्लेन रहता है बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बट इन दिस केस, इन दिस डीप बीम, या बोल दे सकते हैं इन दिस केस डीप बीम this assumptions is not valid, this assumptions is not valid। ये वैलिड नहीं रहता है क्योंकि जो इसका आपके पास जो लीनियर नहीं रहती है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इसका लीनियर नहीं रहता, वो कैसा रहता है सर? हमारे पास नॉन लीनियर रहता है। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास डीप बीम होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? वो सर शेयर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। जो डीप बीम है आपके पास वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है स्टूडेंट? वो डिजाइन किया जाता है आपका शेयर फोर्स के लिए, डिजाइन फॉर शेयर फोर्स के लिए। बट इन दिस केस फ्लेक्सुरल इज नॉट नेग्लेक्टेड। बट आप उसकी फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, फ्लेक्सुरल इज नॉट नेग्लेक्टेड, बट उसकी बेंडिंग को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इज नॉट नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि डीप बीम तो डिजाइन किया जाता है शेयर फोर्स के लिए, बट वहां पे आपका जो फ्लेक्सर आ रहा होगा, बेंडिंग आ रहा होगा, उसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको जो चेक किया जाता है टू चेक फॉर
टू चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, डिजाइन किया जाता है शेयर फोर्स के लिए और चेक किया जाता है आपके बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जितनी भी डिटेल्स थी डी बीम से रिलेटेड वो आपको हमने यहाँ पर डिस्कस करवा दी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपसे किसकी बात की जा रही है, एक्स यू मैक्स की बात की जा रही है। तो एक्स यू मैक्स का मैंने आपको रिलेशंस बताया था, एक्स यू मैक्स बाई डी आपके पास क्या रहता है, के रहता है। तो यहाँ से जब मैं एक्स यू मैक्स कर देता हूँ तो आपके पास ये क्या रह जाता है, के डी रह जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं इस के की बात करता हूँ, यहाँ पे जो के की जो वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है, के की जो वैल्यू होती है सर, ये जो डिपेंड्स करती है सर ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। किस पे सर, आपके ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स यू मैक्स देखना चाहूँ तो एक्स यू मैक्स क्या रह जाएगा सर आपके पास यहाँ पे, तो देखिएगा एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 0.53 डी हो सकता है आपके पास सर, 0.48 डी हो सकता है और आपके पास 0.46 डी हो सकता है और सर 0.44 डी हो सकता है। डी क्या है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ। सर ये 0.53 कब होगा, सर ये 0.53 आपका तब होगा जब आपने ग्रेड ऑफ स्टील Fe250 यूज किया हो। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं 0.53 कब, जब सर आपने Fe250 यूज किया हो। 48 कब, जब आपने सर Fe415 यूज किया हो। और सर 46 कब, जब सर आपने Fe500 यूज किया हो। और 44 किसके लिए, जब सर आपने Fe550 यूज किया हो। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। आज क्या दिया गया है सर आपके पास, आज दिया गया है 415। तो 415 के लिए जो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा सर 0.48 डी होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 0.48 डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि इन ए आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट। टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना होता है सर आपके पास, 4%। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम कितना रहता है सर आपके पास, ये रहता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया रहता है। क्लियर है? तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.04 BD लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये तो आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा। बट जब हम मिनिमम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये होता है सर आपके पास AST मिनिमम बाय BD इज इक्वल टू 0.85 FY। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है, परसेंटेज में ले जाना है। तो आपको दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास AST मिनिमम बाय BD इंटू 100 इज इक्वल टू कर देंगे तो 0.85 डिवाइडेड बाय FY इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास सर, ये आ गया परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम। तो ये दोनों ही कोडल प्रिजन देखने हैं आपको जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपका, डी इसका राइट आंसर हो गया है। जब उसने टेंशन बोला तो 4, कंप्रेशन में भी कितना रहता है, 4 रहता है। बट ध्यान दीजिएगा कि अगर वहां पे डबली रेनफोर्स बोला है, अगर आपसे बोला है कि एक आरसीबी में है कैन हैव मैक्सिमम टेंशन पूछा है तो टेंशन हो चाहे सिंगली हो चाहे डबली हो, आपके पास 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास, नेक्स्ट बोल रहा है कि इन ए कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेन रेनफोर्समेंट आपका वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आपका टेंशन डेवलप्ड होता है। तो अगर हम बात करते हैं आपके साथ किसकी, सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो यहाँ पे हम सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। और यहाँ पे क्या है सर आपको, यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट विड्थ है आपके पास और यहाँ पे भी सर आपके पास सपोर्ट विड्थ है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से हमने मार्क किया है। यस सर, दिस इज द सपोर्ट विड्थ। ठीक है, अगर मैं इस सेक्शंस को क्या करना हूं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहता हूं तो उसको क्या बोला जाता है सर आपका, न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास सर, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया है सपोज करो। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है सर मेरा, यहाँ पे सर टेंशन है, बिल्कुल सर। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है सर मेरा, यहाँ पे कंप्रेशन है। तो यहाँ पे जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी सर, जहाँ पे टेंशन डेवलप्ड होगा। तो सर टेंशन कहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है सर आपका, सर वो आपका बॉटम पे हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम पे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है सर आपका, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या कर दिया सर हमने, इसको कुछ इस तरह से कर दिया है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास यहाँ पर, दैट इज मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड,
सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो आपका जो टेंशन जो डेवलप्ड होता है कहाँ डेवलप्ड होता है, बिलो दी न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो बिलो दी न्यूट्रल एक्सिस आएगा ये किस में आएगा सर आपके पास, ये सिंपली सपोर्टेड बीम में आएगा। बट जब हम कैंटिलीवर की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हम कैंटिलीवर बनाते हैं आपके लिए, ये कैंटिलीवर है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सेक्शंस को भी मैं दो एक्सिस में डिवाइड करना चाहता हूँ तो उस एक्सिस को क्या नाम देंगे सर, हम न्यूट्रल एक्सिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे, न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब देखिएगा जब हम बात करते हैं सर आपके कैंटिलीवर, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव क्या होता है सर, यहाँ पे टेंशन डेवलप्ड होता है। क्या होता है सर, टेंशन डेवलप्ड। और यहाँ पे सर आपका कंप्रेशन डेवलप्ड होता है। तो जहाँ पे भी सर टेंशन डेवलप्ड होगा वहाँ पे आप क्या डालोगे सर, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आप वहाँ पे क्या कर दोगे सर, ये मैंने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये अब जो हमारे पास ये जो लेंथ है जो आपने बैंड किया है, ये आपके पास शुड नॉट बी लेस देन LD से कम नहीं होना चाहिए। LD बोले तो डेवलपमेंट लेंथ, और ये क्या हो गया मेरे पास, मैक्सिमम, या बोल सकते हैं मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये किसकी बात की जा रही है सर, आपके पास कैंटिलीवर बीम की बात की जा रही है। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में जो आपका मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका अबव द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया जाता है। तो अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो यस सर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, आपका ये कैंटिलीवर की बात की जा रही है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं आपके सिंपली सपोर्टेड, तो सिंपली सपोर्टेड में कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डी को इसने इफेक्टिव डेप्थ बोला है, एन को इसने क्या बोला है सर, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एन की जगह आप एक्स भी ले सकते थे। ठीक है, आप एक्स यू भी लिख सकते हैं। क्लियर है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज, आपको लीवर आर्म बताना है। तो लीवर आर्म अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लीवर आर्म क्या रहता है आपके पास, ये रहता है सर D - n/3 रहता है। क्लियर है, बट जब हम लीवर आर्म की बात करते हैं आपके लिमिट स्टेट मेथड में, तो ये कितनी रहती है आपके पास, ये रहती है 0.42 XU, या नहीं सॉरी क्या रहती है सर, D - 0.42 XU रहती है। कुछ इसी तरह से है, आप ये देख सकते हैं, यस सर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया सर, आपका डी इसका राइट आंसर हो गया है। एन की जगह आपका एक्स भी हो सकता था। क्लियर है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज। आपको क्या बताना है, आपको बताना है हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट, यानी कि दो मेन बार्स की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बताना है जब आपने वहां पे क्या किया हो, डिफरेंट साइज का बार यूज किया हो। अगर आपने डिफरेंट साइज के बार यूज किया जैसे 10, 12, 16, तो यहाँ पे जो आपकी स्पेसिंग रहनी चाहिए वो आपकी जो भी डाया का जो बिगर साइज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 16 है तो 16 mm से कम नहीं होनी चाहिए। बट सर अगर सेम साइज होगा तो सेम साइज में क्या होगा कि जो आपकी स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहेगी सर, आपके पास जो आपका एक बार का डाया होगा उसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, आप इसको यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक ये हो गया आपके पास और दूसरा ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है सर, कुछ बार्स प्रोवाइड कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बार हो गया है, 2 बार हो गया है आपके पास, ये 3 बार हो गया है। यहाँ पे आपने कुछ बार ऐसे प्रोवाइड किया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है आपके पास, 4 हो गया है, 5 हो गया है आपके पास, 6 हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके लाइन ऑफ एक्शंस की, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, आपको हॉरिजॉन्टल बार का डिस्टेंस पूछा है तो कुछ ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको कौन सी स्पेसिंग नाम देंगे हम सर, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग नाम देंगे। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, SH क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। बट मैं जब वर्टिकल स्पेसिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा वर्टिकल स्पेसिंग आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसका CG कुछ यहाँ पे होगा आपका,
और इसका CG कुछ सर यहाँ पे होगा। तो इसके बीच की हमें क्या देखनी है सर, आपको ये वर्टिकल स्पेसिंग देखनी है, जिसको मैं SV नाम देखता हूँ। जो SV होगा आपके पास वो क्या होगा सर, शुड नॉट बी लेस देन और 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और सर शुड नॉट बी लेस देन 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, या नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट लिख सकते हैं, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट लिख सकते हैं, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए। और शुड नॉट बी मैक्सिमम डाया ऑफ बार, कि मैक्सिमम डाया ऑफ बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब भी वर्टिकल स्पेसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन याद रखना, कि पहला 15 mm से कम नहीं होना चाहिए सर, और 2/3 मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम डाया ऑफ बार से कम नहीं होना, मतलब बड़ा होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट की तो आपके पास 20 mm रहता है, बट जब मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करता हूँ तो ये क्या होगा आपके पास सर, शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम डाया ऑफ बार, मैक्सिमम डाया ऑफ बार, और आपके पास क्या होगा, शुड नॉट बी, दूसरा हो सकता है आपके पास मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, ठीक है। तो आपको ये रखना है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आज क्या बोला है आपके पास, डिफरेंट साइज बोले गए हैं। अब जब डिफरेंट साइज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 10 mm का होगा, और ये आपके पास 12 mm का होगा, और ये आपके पास 16 mm का होगा, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो स्पेसिंग रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए आपके पास, जो इसका मैक्सिमम साइज है। तो मैक्सिमम साइज बोले तो डायमीटर ऑफ थिकर बार, थिकर मतलब बड़ा साइज देखना आपके पास, तो आपका B हो गया है। बट अगर दोनों क्या रहती है, सेम साइज की रहती है, तो आपको डाया ऑफ बार्स के इक्वल, जैसे ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो कम से कम कितनी देनी थी सर, आपको 10 mm की देनी है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया सर B। अगर सर यहाँ पे डिफरेंट साइज की जगह सेम साइज होता तो आपका आंसर होता सर, मतलब एक सिंगल बार का डाया, जो भी दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद द परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ। देखिएगा यहाँ पे भी हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कोडल प्रिज्म, आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन देखते हैं। कौन सा देखते हैं हम सर, वर्टिकल डिफ्लेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कब, जब आपका सर जो स्पैन हो, स्पैन क्या हो, लेस देन 10 मीटर हो, तो उस कंडीशन में जो मेरा L/D बोले तो आपका एस्पेक्ट रेशो, तो L/D को मैं लिख सकता हूं इसका बेसिक वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपके पास 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो मेरे पास ये वैल्यू आई है, इन वैल्यू को नाम दे देता हूं मैं आपके पास A वैल्यू नाम दे देता हूं। बट सेकेंड केस आ जाता है कि सर अगर मेरे पास क्या हो, स्पैन अगर 10 मीटर से ज्यादा का दे दिया गया हो, तो जो भी आपके पास ये A वैल्यू आई, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया गया है और उसकी जो लेंथ दे दी गई हो 20 मीटर, तो ऑब्वियसली बात है 10 मीटर से ज्यादा है, तो पहले आप उस सिंपली सपोर्टेड की A वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सर A वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 बाई स्पैन कर देंगे, ठीक है। जो भी स्पैन दिया होगा, और स्पैन किस में होगा सर, आपका मीटर में होगा। क्लियर है। तो ये कौन सी है सर, आपके पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। तो आपके पास जो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रहेगा शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, किसके केस में, सिंपली सपोर्ट, तो सर 20 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ये आपका 20 है। ये जो आपके पास क्राइटेरिया है, ये हमारे पास वन वे स्लैब का है, और आपके पास सर बीम का है। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं आपके 2 वे स्लैब की और आपकी कंटिन्यूअस बीम के लिए, तो उसके लिए अलग कोडल प्रिज्म आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो गया आपके पास आंसर, किसका आ गया सर, ये आपके पास कैंटिलीवर का। अगर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस है तो किसकी बात की जाती है सर, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की जाती है। क्लियर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसीडर्ड एज ए डीप बीम। डीप बीम कब होगा, जब सर उसकी डेप्थ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेंथ, तो उसको हम डीप बीम बोलते हैं। डीप बीम जो चेक किया जाता है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक किया जाता है और शेयर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीप बीम डिजाइन फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहली एजम्पशंस, जो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन रहता है बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, वो आपका यहाँ पे वो एजम्पशंस वैलिड नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्लेन सेक्शन रहता है आपका बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग सेम नहीं होता है।
क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिंपली सपोर्टेड की, तो आपके पास सिंपली सपोर्टेड का 2 रहता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस का सर लेस देन 2.5 रहता है। बट ध्यान रखना यहाँ पे जो डेप्थ लिया जाता है वो ओवरऑल डेप्थ की रिस्पेक्ट में बात की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ द बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750। देखिएगा आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात की जा रही है। साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात की जा रही है। ये जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है इसी को हम एज ए स्किन रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। इसका 2 क्राइटेरिया होता है कि या तो आपका बीम क्या है, बीम के ऊपर टॉर्जन का इफेक्ट भी कंसीडर किया जा रहा है, और दूसरा हो सकता है जब आपके ऊपर टॉर्जन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इफ बीम इज कंसीडर विदाउट टॉर्जन, कि जब क्या है सर आपका विदाउट टॉर्जन है, विदाउट टॉर्जन है, तो आपका जो साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है तब प्रोवाइड किया जाता है जब आपकी जो डेप्थ होती है वो मोर देन 750 mm होती है। मतलब हम लिख सकते हैं लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 750 हो और 750 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट सेकंड केस आता है कि इन ए बीम इज नॉट कंसीडर विदाउट टॉर्जन, या हम बोल सकते हैं बीम इज कंसीडर विद टॉर्जन, कंसीडर विद टॉर्जन हो, अगर विद टॉर्जन हो तो वहां पे जो मेरे पास साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट जो होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो डेप्थ रहनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 mm रहनी चाहिए। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है, जो एरिया रहता है वो आपके पास वो कितना रहता है, वो रहता है 0.1% ऑफ वेब एरिया रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये सपोज करो आपके पास ये है, और यहाँ पे सर हमने टेंशंस में भी प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे हमने इसके कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड किया है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये डेप्थ आपके पास क्या हो 750 mm से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए 750, तो आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे सर, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया है सर, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। बट अगर ये जो बीम है मेरे पास, अगर ये टॉर्जन से इफेक्टेड है, तो उस कंडीशन में डेप्थ आपके पास 450 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप वहां पे क्या करेंगे सर, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है हमारे पास साइड फेस रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसकी जो स्पेसिंग रहनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसकी जो स्पेसिंग रहनी चाहिए आपके पास शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपके पास दूसरा जो रहेगा आपके पास वो वेब थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास वेब थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि जो आपके पास मैक्सिमम स्पेसिंग होती है साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम की, हैविंग डेप्थ ऑफ वेब क्या हो, मोर देन 750 mm हो, तो उस कंडीशन में 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और विड्थ ऑफ द वेब ऑफ बीम, विड्थ ऑफ द वेब ऑफ बीम बोल दो या वेब थिकनेस बोल दो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास सी, इन दोनों का क्या रहेगा सर, देखिए यहाँ पे शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट बी मोर देन, मतलब आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है। इन दोनों का आपको क्या प्रोवाइड करना है सर, आपको मिनिमम वैल्यू अडॉप्ट करनी है। क्लियर है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 साइड फेस रेनफोर्स शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम इज एक्सीड 750 mm। अगर 750 mm से ज्यादा एक्सीड कर रही है और आपके पास विदाउट टॉर्जन है, क्लियर है, तो आपको तब प्रोवाइड करना है। और अगर विद टॉर्जन हुआ तो विद टॉर्जन में जो ओवरऑल डेप्थ होगी आपके पास वो 450 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप साइड का फेस करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, विदाउट टॉर्जन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सर वो आपके पास डी हो जाएगा। ठीक है, अगर सर आपके पास विदाउट टॉर्जन होगा तो डी इज मोर देन इक्वल टू 750 होना चाहिए, और सर अगर विद टॉर्जन होगा 450 mm होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर द बैलेंस सेक्शन
इफेक्टिव डेप्थ दी यूजिंग F5, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक बताना है, यानी कि XU मैक्स की बात कर रहा हो। तो XU मैक्स क्या था आपके पास, ये अभी आपने देखा था सर 0.53D था, 0.48D था आपके पास, 0.46D था और 0.44D था, कुछ इसी तरह से वैल्यूज थी। यस सर। 53 कब था सर, ये 48, 46 और 44 ये था सर जब हमने Fe 250 यूज किया हो, और ये हमने जब Fe 415 यूज किया, और जब हमने Fe 500 पुट किया है, और जब हमने Fe 550 पुट किया है। क्लियर है। तो आपको 250 के लिए पूछा तो 250 के लिए 0.53D, तो आपके पास बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन ऑन आरसीसी बीम, मिनिमम परसेंटेज बताना है। तो देखिएगा मिनिमम परसेंटेज का अगर मैं फार्मूला देखता हूं तो AST मिनिमम बाय BD, ठीक है, इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय F5। दोनों तरफ अगर मैं इसको परसेंटेज करता हूं तो आपके पास PT परसेंटेज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास AST मिनिमम बाय BD इंटू 100 इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाय Fy इंटू 100। तो अब आप क्या कीजिएगा, 0.85 Fy की जगह पुट कीजिएगा, तो Fy कितना है, 500 है, तो 500 आगे आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.17%। क्लियर है। तो जो आपके पास यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील आया वो कितना आ गया, 0.17%। कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ Fy की जगह ग्रेड ऑफ स्टील पुट अप करते जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। तो इस सेशन में आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। बेटर होगा आप इनको प्रॉपर इनके नोट्स बनाते रहें। क्लियर है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट नए सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।